पर 30 लाख हुए सब्सक्राइबर्स। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले अंबिकापुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। गुजरात में बंधक बनाकर अंबिकापुर की एक बेटी को रखा गया है। गुजरात के पोरबंदर के कासाबाट में इस लड़की को बंधक बनाया गया। नौकरी का झांसा देकर इसे गुजरात ले गए थे। बेटी को छुड़ाने के लिए माता पिता गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस की तरफ से आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिजनों ने आईजी और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। अंबिकापुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात के पोरबंदर में इस लड़की को रखा गया है। परिजनों की तरफ से बताया गया है कि नौकरी का झांसा देकर उसे गुजरात बुलवाया गया और उसके बाद उसे बंधक बना लिया गया है। और पुलिस पर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और इसी वजह से एसपी को और आईजी को परिजनों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर यह आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और अब बेटी को छुड़ाने के लिए माता पिता काफी परेशान हैं। कॉलेज के नाम से बोली इसकी जात हमें कॉलेज ओकर बाद गई, ओकर बाद फिर आवे नहीं करी सो। तो 10 मार्च से वो निकलीस और 13 मार्च से हम लोग गांधीनगर जाके हम रिपोर्ट लिखाए, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 अप्रैल के फिर आईजी साहब एसपी साहब को फिर दिए हैं। लड़की फ़ोन की वहाँ से, अब पुलिस की मौके यहाँ किडनैप करके रख लेन है। अब वही जीवन नाम के लड़का बताई से है, आधार कार्ड भेजी से है, मोबाइल से उसको जॉब के नाम से बुलाया है। पूरा आधार कार्ड, पूरा उसका मार्कशीट, पूरा कागज पत्र पूरा लेके गया है। बस एक ठो नहीं छोड़ा है। वो तो फोटोकॉपी हम लोग रखे थे, इसलिए उसका आधार कार्ड है तो भी नहीं मिलता। बस आए बहुत रही तो रोए लगी। और फिर ओकर बाद फिर मोबाइल भी बंद हो गई से तक बना ले से। बस कॉलेज का कहीं कि कॉलेज जात हूँ, बस कॉलेज का बहाना गई, सब आबे नहीं करी। फिर दोबारा नहीं आए रही। गुजरात में मैं हूँ। मैं कहें कि नहीं बेटी कहाँ हो, तो कहीं कि मैं गुजरात में आ गया हूँ। इसे ही कही इसकी बस मुझे जो ऐसा में आनी है। अब मैं कहें बेटी कहाँ है, तो बोला बता नहीं पाई, आए नहीं देते। अब वो तो रोए गए लगी एकदम कुहे कुहे के। अब बता नहीं पाई, सब मोबाइल छिनाइएगी। लगा है कि स्विच ऑफ बताता है पूरा मोबाइल। बस मत पुत्र आ जाए, बस यही है मके। एक है मराव नहीं है कि मैं काकर सहारा रहा हूँ। काके देख के जब मैं काके देख के भरोसा कर रहा हूँ बस। तो आप देख रहे हैं परिजन काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं पुलिस से क्योंकि बेटी को सुरक्षित वापस छत्तीसगढ़ लाया जाए। फिलहाल सेकी श्रवण का हम रुख कर लेते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, परिवार की तरफ से जो गुहार लगाई जा रही है उसके बारे में तो माता पिता जानकारी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से क्यों लापरवाही बरती जा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, ये जो बेटी है वो अंबिकापुर से 10 मार्च को लापता हुई थी और जब पूरा परिजन इसकी अपने परिवार या रिश्तेदार और सगे संबंधी से तलाश करने के बाद ये 13 मार्च को गांधीनगर थाना क्षेत्र के थाने में जाकर के वो इसकी शिकायत करते हैं, तो पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और परिवार जो है इसी आशा और विश्वास में रहता है कि एक दिन जो पुलिस है वो मेरी बेटी को या उसको लाएगी। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद जब नहीं बेटी का सुराग मिलता है तो एक दिन उसकी माँ के पास कॉल आता है उसकी बेटी का और ये कहती है कि मैं गुजरात के पोरबंदर के गांव में मुझे बंधक बना लिया गया है। तब से उनके परिवार का जो हाल है वो बुरा हाल है, रो रो के पूरे परेशान हैं और यही आशा कर रहे हैं ज्ञापन सौंप करके कि जो आईजी हैं, शहर के जो एसपी हैं वो उनकी बेटी को ढूंढ के लाए। बताया जा रहा है कि ये जो उनकी बेटी है वो
उसे नौकरी का झांसा देकर के गुजरात लेके गया है और उनके परिवार वालों को ये तक पता नहीं था कि आखिर में उसको झांसा देने वाला व्यक्ति कौन है और आखिर में वो कहाँ गई है। लेकिन पूरा खुलासा तब हुआ है जब उसकी बेटी ने गुजरात से फोन की है और आरोपी का आधार कार्ड भेजा है और अभी तक आधार कार्ड भेजने के बाद भी जो पुलिस है वो अभी तक कोई किसी तरह से नहीं जा रही है लेने या किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा आरोप उसके परिजन लगा रहे हैं। अवंतिका निश्चित ही श्रवण, और जो तथ्य आप बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग शायद लगता है कि काफी पहले लापता थी लड़की। क्या इस बारे में अभी तक जानकारी कि फोन पर क्या कुछ बातचीत हुई है परिजनों की तरफ से, या परिजनों को इस ओर कहीं ना कहीं इशारा किया हो लड़की ने कि किसने उससे बंधक बनाया, या कोई पहले कोई विवाद रहा हो लड़की का? देखिए, बंधक जीवन नाम के एक लड़के का नाम सामने आ रहा है जो गुजरात का रहने वाला है और जो गुजरात में फंसी अंबिकापुर की बेटी ने व्हाट्सएप पर आधार कार्ड भेजा है कि यही वो शख्स है जो मुझे बंधक बनाया है और आधार कार्ड के हिसाब से उनके परिजन इतना आशा और विश्वास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं वो पुलिस जो है सरगुजा पुलिस उनकी बेटी को सकुशल वापस अंबिकापुर लेकर आएगी। और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जब से उसकी बेटी का बातचीत परिजनों से हुआ है तब से जो है जो बच्ची है अंबिकापुर की बेटी है उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है और तब से परिजन जो है काफी परेशान है। हालांकि एक उम्मीद की किरण फोन आने के बाद जगी थी, लेकिन जब से बंधक बनने की जानकारी मिली है तब से हालात बुरे हैं। गरीब परिवार के मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं और यही एक उम्मीद और आशा है कि सरगुजा पुलिस कोई ना कोई कार्रवाई कर उनके बेटी को सकुशल लेकर आए। निश्चित तौर पर, और जरूरी बात यह भी कि बेटी की लोकेशन अभी तक पता नहीं थी, लेकिन अब चूंकि फोन पर बताया गया है कि बेटी गुजरात में है, जरूरी ये भी श्रवण के इस एंगल से भी जांच हो कि लड़की का क्या पहले कोई विवाद रहा है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसे पहले से जानता था उसने पूरी साजिश के तहत गुजरात लेकर पहुंचा इस लड़की को, उसके बाद ऐसी तमाम चीजें सामने आई हैं। लेकिन एक और तथ्य ये भी श्रवण कि अगर लड़की की तरफ से आधार कार्ड की फोटो भेजी गई है, अगर उसकी तरफ से फोन किया गया है, यानी कि परिस्थितियां कुछ और भी हो सकती हैं वहां पर। जी बिल्कुल, एक ऐसा भी कहा जा सकता है कि जैसे कि परिजनों ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा रही है और गरीब परिवार होने की वजह से उनके पिता जो है मजदूरी का काम करते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो युवक अंबिकापुर में उस जो लड़की जो छात्रा है या बेटी कहें उसको झांसे में लिया है नौकरी के लालच देकर कि वो ये पूरा प्लानिंग किया है कि ये जो गरीब परिवार की है इसको काम की तलाश है या नौकरी की तलाश है या जो है पैसा की जरूरत है। तो ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह जो है वो प्लानिंग के तहत उसको गुजरात लेकर गया है और कुछ भी अनहोनी हो सकता है, लेकिन किसी तरह वो संपर्क साधने की कोशिश जरूर की है और ये आशा लगाया जा सक रहा है कि अब जो है सकुशल जो है सरगुजा पुलिस उसे वापस ला सकती है। लेकिन जो परिजनों को जिस तरह से आरोप है कि वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है अभी तक 1 महीना हो जाने के बाद भी। जी चलिए, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है इस मामले को लेकर। शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से बात कर रहे थे हम अंबिकापुर के, अब रुक करेंगे बुरहानपुर की ओर, जहां रस्सी के गोडाउन में भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका, लेकिन प्राथमिक तौर पर यह जानकारी कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू भी पाया गया। आजाद नगर का ये पूरा मामला, लेकिन काफी परेशानी यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम को उठानी पड़ी क्योंकि इतनी भीषण आग थी, बुझाते हुए काफी समय भी लगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भीषण आग की लपटें साफ तौर पर नजर आती हुई। इन तस्वीरों के जरिए रस्सी के गोदाम में भीषण आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका, लाखों के नुकसान की खबर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं किस तरह से आग लगी और आसपास लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, लेकिन खासी मशक्कत इस टीम को भी करनी पड़ी क्योंकि तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग यहाँ लगी होगी। रस्सी का गोदाम था, इसी वजह से आग लगातार फैलती जा रही थी। अंदर रखा सामान धीरे धीरे आग की चपेट में आ रहा था। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, काफी कड़ी मेहनत के बाद इस आग पर
काबू पाया जा सका। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कोई जनहानि नहीं हुई है, राहत भरी बात है। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां राजस्व कॉलोनी में अतिक्रमण हटाया गया है। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया है। सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। कॉलोनी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में कार्रवाई का दौर लगातार चल रहा है। अवैध मकान जिनके खिलाफ पुलिस लगातार मुहिम छेड़ चुकी है। नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी वजह से राजस्व कॉलोनी आज निगम की टीम पहुंची। अतिक्रमण हटाया गया यहां से, तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क किनारे यहां पर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके खिलाफ यहां पर कार्रवाई हुई है। तो कॉलोनी में अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की गई है और आगे भी निगम की टीम की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि अतिक्रमण कहीं ना हो, अवैध मकानों का निर्माण न करवाया जाए। आगे बढ़ते हैं जांजगीर चांपा से अगली बड़ी खबर, जहां दो बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। धनेली अमोरा रोड के पास यह हादसा हुआ है। जांजगीर चांपा से खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 बाइकों के बीच ये भिड़ंत, जिसके बाद 3 लोगों की जान जा चुकी है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी, अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती करवाया गया है। धनेली अमोरा रोड के पास यह हादसा हुआ है। जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 बाइक के बीच टक्कर हुई। घटनास्थल पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। सहयोगी रोहित से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। रोहित, किस वजह से हुआ पूरा हादसा, क्या जानकारी? रोहित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अवंतिका जी, क्या वजह अभी तक स्पष्ट हो पाई है हादसे की? अवंतिका, देखिए, दोनों बाइक सवार जो है जा रहे थे और इस दौरान जो है टक्कर के बाद जो है आगजनी आई है। हालांकि अभी इसमें जो घायल हैं उनको भेजा गया है और अब पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रोहित जानकारी के लिए। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां ट्रेलर और यात्री वाहन में भीषण टक्कर हुई है। 11 यात्री घायल हुए हैं। 4 की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। यात्री वाहन के परखच उड़ चुके हैं। बिलासपुर रतनपुर एनएच पर यह हादसा रानी गांव के पास की घटना आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भीषण सड़क दुर्घटना। वाहन की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। सही युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या कुछ हुआ घटनास्थल पर, कैसे हुआ पूरा हादसा? जी देखिए, बिलासपुर के ये सभी दर्शनार्थी थे, रतनपुर जा रहे थे। इस दौरान रानी गांव के पास हादसा हुआ। एक ट्रेलर ने जो जबरदस्त टक्कर मारी है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। उसमें 11 यात्री सवार थे, दर्शनार्थी सवार थे और 11 में से 4 को गंभीर चोटें आई हैं। चोटें तो सभी 11 लोगों को आई है, लेकिन 4 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। सिर, पैर और तमाम जो जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। 4 को रेफर किया गया है। बाकी का स्थानीय जो अस्पताल में उपचार जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और फौरी राहत के लिए 108 की मदद ली गई थी। 112 की मदद लेते हुए सभी जो यात्री हैं, घायल यात्री, उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया है। और इस तरह की जो दुर्घटना की लगातार खबरें आ रही हैं। मालवाहक जो वाहन है उसमें लगातार सवारी ढोने का काम किया जाता है और ग्रामीण अंचलों में इस तरह की एक परिपाटी चल गई है कि मालवाहक जो वाहन है उसमें सवारी को ढोया जाता है। यही वजह है कि दुर्घटना का जो सबब आए दिन खड़े होता है। इससे पहले भी कई जो पिकअप में सवारी ले जाते समय दुर्घटना की घटना सामने हुई है। कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको इस पूरी जानकारी के लिए। और माफिया अतीक अहमद की हत्या, अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर और शाइस्ता परवीन पर दबिश के बाद अब पुलिस गुड्डू मुस्लिम को तलाशने में जुटी हुई है। गुड्डू छत्तीसगढ़ में छिपा है या उड़ीसा में रह रहा है, इस पर संशय अभी भी बरकरार है। लेकिन पहले खबरें आई कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद का रहने वाला राजा खान गुड्डू का पनाहगार है और अब खबर यह है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो चुका है। यूपी एसटीएफ लगातार पड़ताल कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि गुड्डू आखिर है कहां।
बमबाज गुड्डू को लेकर रोज मिल रहे नए सुराग एसटीएफ के लिए कितने चुनौतीपूर्ण हैं? कानून के हाथ गुड्डू से अभी और कितनी दूर हैं? बता रहे हैं संवाददाता युगल तिवारी। गुड्डू मुस्लिम और महासमुंद के राजा खान के तार जुड़ने के बाद अब एसटीएफ की टीम लगातार गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है। अब ये बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अब पश्चिम बंगाल की ओर शिफ्ट कर गया है। उसे दबोचने के लिए एसटीएफ की टीम कुछ दिन पहले उड़ीसा जब आई थी तब पता चला था कि महासमुंद के राजा खान से उसके संबंध है और उसके बाद एक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में छिपा हो सकता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। बीजेपी ने पनाह देने का आरोप लगाया तो उस बीच अब लगातार ये जो राजनीति यहाँ पर शुरू हुई है। कवासी लखमा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यदि उन्हें फ़ोन करके बताते हैं तो तत्काल उन्हें पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ कवासी लखमा ने ये भी कहा है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जो मुजरिम हैं उन्हें भी किसी तरह का पनाह छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही है। फिलहाल एसटीएफ की टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है और ये अभी जो सूचना मिल रही है, ये जानकारियाँ मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल की ओर शिफ्ट कर गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आधी रात जब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे उसी वक्त प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस जाग रही थी। रात में ही पुलिस का काफिला निकला, गुंडे बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी गई। इस तरह से 22 बदमाशों को पकड़कर थाने लाया गया, उनकी कुंडली खंगाली गई और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 6 बदमाशों को जेल भेज दिया गया। बदमाशों के खिलाफ इस ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अंजाम दिया गया है। क्या कोई पूर्व सूचना थी? क्या किसी अंजाम को वारदात देने की फिराक में खबर थी? विनोद कुशवाहा इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। राजधानी की चौपट होती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और पटरी पर लाने के लिए जिले के पुलिस कप्तान संतोष सिंह ने बीती रात न्यायधानी की शहर की सड़कों पर पैदल मार्च किया। उनके साथ में शहर सीमा के जितने भी थाने थे उनके थानेदार, एसडीओपी, सीएसपी और एडिशनल एसपी के साथ खुद पुलिस के कप्तान और जवान जो है बड़ी संख्या में सड़कों पर पैदल मार्च करते नजर आए। दरअसल इसके पीछे मकसद यही था कि जो संदिग्ध जगह हैं उन ठिकानों पर दबिश दी जाए और इसके अलावा आम लोगों में सुख चैन शांति कायम हो सके और साथ ही साथ जो खासतौर पर जो गुंडे बदमाश हैं उन्हें खौफ कायम हो सके। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पैदल मार्च किया था। एसपी की माने तो उनके मुताबिक ये इस तरह का पैदल मार्च आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में भी किया जाएगा और उसकी सफलता इस रूप में भी मिली कि सरकंडा थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक अभियान छेड़ा। दरअसल आमतौर पर गुंडे बदमाश रात में घूमने के बाद सुबह जाकर के सो जाते हैं घर में और दिन में अगर पुलिस जाती है तो वो मिलते नहीं हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुबह सुबह सरकंडा पुलिस ने गुंडे बदमाशों के घर में दबिश दी और 22 गुंडे बदमाशों को थाने लाया गया। इन्हें पैदल थाने लाया गया, इनके रिकॉर्ड खंगाले गए और इनमें से जो ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, बार बार अपराधों को घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, ऐसे लोगों को 6 लोगों को जेल भेजा गया है और साथ ही बाकी लोगों को कड़ी चेतावनी देकर के छोड़ दिया है। पुलिस का इस तरह का अभियान निश्चित तौर पर कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था में जहां कसौटी मजबूती प्रदान करेगा तो वहीं शांति व्यवस्था कायम करने में मील का पत्थर साबित होगा। इधर छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, लेकिन गर्मी के कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। रायपुर सहित प्रदेश के कई जिले यहां इसी समस्या से जूझ रहे हैं। दुर्ग जिले में लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने दुर्ग जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित कर दिया है और इसके तहत जो बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है उसकी भी तिथि बढ़ाकर अब 30 जून कर दी गई है। 30 जून तक लोग बोर खनन नहीं कर सकेंगे, हालांकि अनुमति प्राप्त करने के बाद बोर खनन किया जा सकेगा। दुर्ग जिले के अंतर्गत 4 नगर निगम आते हैं और चारों ही नगर निगमों में सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वे ये देखेंगे कि क्या जो आवेदन दे रहा है उसको अनुमति देना है या फिर नहीं देना है। यदि अनुमति मिलती है तो बोर खनन किया जा सकेगा और यदि अनुमति नहीं प्रदान की जाती है तो बोर खनन नहीं किया जा सकेगा। और यदि ऐसे में अवैध रूप से कोई बोर खनन करते पाए जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से एक ये प्रतिबंध लगाया गया है ताकि पानी को बर्बादी से रोका जा सके, जो जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है उसको रोका जा सके। तो सभी से यह अपील की गई है कि पानी को संरक्षित करने, पानी को बचाने के लिए प्रयास करें ताकि आने वाले जो दिनों में लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लोगों से अपील की जा रही है कि वे इन नियमों का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।
पीएम मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। देश के पहले वाटर मेट्रो सर्विस का भी किया उद्घाटन। कर्नाटक के चुनावी दौरे